आपको सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे। गवर्नमेंट का पब्लिक का एक्सपेंडिचर किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए दो प्रकार के व्यय को हमको समझना पड़ेगा। एक तो होता है सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय एक आप कह सकते हैं कि बाध्यकारी, ये एकदम से कंपलसरी एक एक्सपेंडिचर रहता है। जिस प्रकार से हमारे कुछ कंपलसरी एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमको करने ही पड़ते हैं, चाहे हम उस चीज का बहुत भरपूर फायदा उठाएं अथवा ना उठाएं। वो ऐसे खर्चे होते हैं जो सिस्टम को बनाए रखने के लिए, जो एक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो एक गति प्रदान करने के लिए, जो किसी महत्वपूर्ण काम को स्टार्ट करने के लिए या बने रहने के लिए अति आवश्यक खर्चे होते हैं। उनको करना ही सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के तरफ एक कदम रहता है। दूसरे प्रकार के खर्चे हम लोग पूंजीगत व्यय करते हैं, जिसमें हमको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार के खर्चों से हमको मल्टीप्लाइड बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हम कोई पुल बनाते हैं तो ये पुल से हमको ट्रांसपोर्ट जो हमारे देश का हो रहा है, जो हमारे देश के एक कनेक्टिविटी बढ़ रही है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की, जो पब्लिक को लगातार लाभ हो रहा है, जो व्यापार को लाभ हो रहा है, जो प्रशासन को लाभ हो रहा है, ये मल्टीप्लाइड इससे फायदे होते हैं। इसमें जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हमको बाद में आउटपुट में लाभ प्राप्त होता है। तो हम दो प्रकार के खर्चों को बांट रहे हैं, कैसे कैसे ये खर्चे होते हैं। राजस्व व्यय उत्पादन प्रक्रिया को चलाने के लिए और आवश्यक खर्चा जैसे मैंने बताया, इसके अंतर्गत आंतरिक तथा बाह्य कर्ज जो सरकार लेती है, इस पर जो ब्याज देती है गवर्नमेंट, जो भी हम कर्ज लेते हैं उस पर ब्याज देते हैं। कर्ज विभिन्न कारणों से लिया जाता है। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि बजट हम लोग अपने घर का भी बनाते हैं, तो कभी तो जितनी आमदनी उतने ही खर्चे पे काम चल जाता है, परंतु कभी कदार ऐसे कुछ इमरजेंसी खर्चे आ जाते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसको टालने पे या तो हमारा बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है या तो उसको टालना लगभग असंभव होता है। तो हमको तो सुचारू रूप से प्रक्रिया को चलते रहने देना है। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए अब पैसा नहीं होने पे हम उस काम को रोक के अपने जीवन को तो रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक सहारा होता है कर्ज लेना, और कर्ज के बदले में हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन और पेंशन, ये भी एक हमारा राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। वह सरकारी कर्मचारी जो निरंतर सरकार की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं किसी भी आदेश को पालन करने के लिए, सरकार के बनाए हुए रूल रेगुलेशन कोड्स को अक्षरशः पालन करते हैं। वो उनको दिए जाने वाला कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, सरकार द्वारा उठाया गया रक्षा खर्च आप लोग जानते हैं, डिफेंस पे खर्चा बहुत ही आवश्यक है। डिफेंस से चाहे हमको कोई व्यापारिक लाभ ना हो रहा हो, परंतु यह सुरक्षा से संबंधित है। जिस प्रकार हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अपने खर्चा करते हैं परंतु उससे हमको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम अपनी सुरक्षा भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो हम कोई व्यापार या कोई आने वाला
जो अपना प्रोजेक्ट है या अपना विकास की बात जब हम सोच सकते हैं, जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम नहीं सोच सकते ऐसा कुछ। तो हमारे ये जो डिफेंस का खर्चा होता है ये भी इसके अंतर्गत आता है। कानून व्यवस्था पर किए जाने वाला खर्च सरकार, जो भी कानून व्यवस्था पर सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था भी एक डिफेंस की तरीके से ही, अगर हम बाह्य आक्रमण से सुरक्षित हो जाए और हमारे यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाए तब पर भी हम बिल्कुल से भी सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ पर अच्छे विकास, अच्छे व्यापार, अच्छे माहौल की कल्पना नहीं कर सकते। उस समय भी हमारा पूरा का पूरी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तो उसमें भी कानून व्यवस्था पर किए जाने वाला खर्च, सरकार को जो भी घाटा लगता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। वह घाटा ज़्यादातर हम लोगों के भलाई में किए गए खर्चे के कारण ही आता है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर की बात सोचती है। उसको कहीं पर भी ये लाभ या व्यापारिक अपने लाभ की बात नहीं सोचती है। तो जहाँ पर सोशल वेलफेयर रहता है वहाँ सरकार खर्चा कर देती है और उससे उसको लाभ हो तो ठीक है, नहीं लाभ होता है तो घाटा होता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, जो भी सामुदायिक सेवाएं होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर किया जाने वाला व्यय इसके अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार क्रिमिनेशन पर भी जो है खर्चे जो होते हैं उसमें भी गवर्नमेंट तरह तरह के सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसी प्रकार किसी समुदाय का कोई बहुत बड़ा रिलीजियस जगह है वहाँ पर भी खर्चा किया जाता है। तो सामुदायिक उद्देश्य से कोई मेला लग रहा है, कोई कुंभ मेला लग रहा है, तो वहाँ की जो व्यवस्था होगी उस पर किया जाने वाला सारा का सारा खर्चा इसके अंतर्गत आएगा। सरकारी क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट तथा रियायत, हम लोग को विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है सरकारी सेवाओं में। आप लोग देखते हैं वो चाहे अनाज में हो, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए हो, चाहे पढ़ाई में हो, लोन के पेमेंट में हो, किसानों को दिए जाने वाली सब्सिडी के अंतर्गत हो, ये सारे के सारे जितने भी खर्चे आते हैं, क्योंकि उसका पेमेंट तो कंपनी को देना ही पड़ता है, तो वो आधा पेमेंट गवर्नमेंट देती है। जितनी भी सब्सिडी रहती है अगर 70% तो 70% देगी। तो ये जो पैसा सरकार द्वारा लगाया जाता है ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद ये तो हो गया सार्वजनिक व्यय की बात। इसके बाद हम करेंगे पूंजीगत व्यय की बात। अब इस पूंजीगत व्यय में हमारा एक यह रहता है कि यहाँ जो पैसा यहाँ पर जो व्यय किया जाएगा उसका मल्टीप्लाइड हमको प्रॉफिट इफेक्ट मिल सकता है। जैसे सरकार द्वारा वितरित ऋण, जो सरकार अभी आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के ऋण छोटे, मध्यम, लघु, बृहद हर तरह के व्यापार को बूस्टअप करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो अब हम किसी को पैसा देंगे, उससे वह व्यापार करेगा, व्यापार करने से उसको जो लाभ होगा उससे वो हमारी पेमेंट देगा। उस पेमेंट में अगर हमने कुछ लोनिंग उसमें ब्याज लगाया है तो वह भी वो देगा। अदरवाइज वो अपना ही व्यापार अगर बढ़ाएगा तो एक तरीके से वो हमारी जीडीपी को बढ़ाएगा। तो ये माना जाता है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में वह ऋण मदद करेगा। पूर्व के ऋणों की सरकार की अदायगी, मतलब जो भी पहले के ऋण हमने सरकार ने दिए उसकी अदायगी हो गई है, तो ये भी उसके अंतर्गत आएगा। योजनागत विकास पर सरकार द्वारा किया गया खर्च, जितनी भी योजनागत विकास होते हैं, जो योजनागत जो भी व्यय है, विकास के जो खर्चे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, ये सारे के सारे पर सरकार द्वारा किया गया खर्च। रक्षा क्षेत्र में किया गया पूंजीगत खर्च, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हमारे यहाँ पर ही प्लेन बन रहा है, हमारे यहाँ पर ही मिसाइल बन रही है, हमारे यहाँ पर ही AK-47 की तरह की बंदूकें बन रही हैं। तो ये सब पे जो खर्चा किया जाता है, पूंजीगत खर्चा किया जाता है, और अगर उसको हम लोग किसी प्रकार से हमारा उसमें लाभ हो रहा है तो वो सब भी इसके अंतर्गत आएगा। समाज सेवा पर किया गया पूंजीगत खर्च, जैसे पेयजल, शिक्षा, मैंने आपको बताया ये सब समाज सेवा के अंतर्गत आता है, चिकित्सा इत्यादि, इसको भी हम लोग पूंजीगत खर्चे में लेंगे। लघु बचत और भविष्य निधि का भुगतान, इसमें भी जो खर्चा किया जाता है उसको भी हम जो हमारा PF अकाउंट होता है उसका और लघु बचत का जो भी हमारा
खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद हम इस खर्चे को जिस क्राइटेरिया पे हमने बांटा वह था राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये दो खर्चा हमने इसको बांटा राजस्व और पूंजीगत। इसी प्रकार हम इसको विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में बांट सकते हैं। विकासात्मक व्यय वो जिससे हमको उत्पादन की आशा है, हम कोई चीज उत्पादक हम काम कर रहे हैं उसकी आशा है। और गैर विकासात्मक जो खर्चे होते हैं ये गैर उत्पादक होते हैं, ये सोशल वेलफेयर के लिए ही किए गए होंगे, इसीलिए हमको इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है कि हमको इसमें लाभ होगा। जो उत्पादक खर्चे होते हैं उसमें कारखाने, बांध, पुल, सड़क, रेलवे आदि आते हैं। आपको पता है कि इन सभी पर लगाने पर, पूंजी लगाने पर हमको मल्टीप्लाइड, हमको जीडीपी में ग्रोथ के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। चाहे वह वहाँ पर लगे हुए कर्मचारियों का ही हम वेतन दे रहे हो जो पहले से पुल बनाने में लगे हुए हैं, वहाँ के मटेरियल जो आ रहा है वो भी हमारे देश से आ रहा है, उनको भी उससे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि उसको बनाने में ही लगभग 100 में से 60 रुपया का तो गवर्नमेंट को उसी से लाभ हो जाता है। उसके पश्चात फिर जब उसका प्रयोग होता है तो जो पब्लिक को लाभ होता है, जो व्यापार को लाभ होता है, जो समाज को लाभ होता है, उससे भी गवर्नमेंट को लाभ होता है। इसीलिए इसके गुणात्मक अच्छे प्रभाव निकलते हैं। इसको उत्पादक हम लोग खर्चे कह सकते हैं, विकासात्मक व्यय कह सकते हैं। गैर विकासात्मक व्यय मैंने कहा ये ज़्यादातर पब्लिक के ही सेवा के लिए लगा दिए जाते हैं और इससे हम बहुत आशा नहीं करते कि हमारा कुछ लाभ होगा। जैसे वेतन, पेंशन, छूट, ब्याज अदायगी, रक्षा आदि पर जो हम लोग खर्चा करते हैं, इस पर हमको यह नहीं पता होता कि इससे हमको कितना पैसा और आगे मिलने वाला है, परंतु ये सोशल वेलफेयर पर किया गया खर्चा होता है। इसी प्रकार हम इस क्राइटेरिया पे हमने विकासात्मक और गैर विकासात्मक, ये दो, पहला क्राइटेरिया ये हो गया, दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया। तीसरा क्राइटेरिया जो एक्सपेंडिचर का हम बनाते हैं वह बनाते हैं योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। ये तीसरा क्राइटेरिया है। ये पहला था, यह दूसरा है, यह दूसरा था और ये तीसरा है। थर्ड क्राइटेरिया के अंतर्गत योजनागत व्यय, जिसकी हम योजना बनाते हैं, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, सफाई, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास और ये आधारभूत संरचना, ये जितनी भी आधारभूत संरचना हमने बताया, रोड, पुल या कहीं की बिल्डिंग, कोई चाहे स्कूल की हो, चाहे किसी हॉस्पिटल की हो, चाहे किसी कारखाने की हो, ये सब उसके अंतर्गत आधारभूत संरचना आएंगी। उसी में जो है हमारा स्पेक्ट्रम आएगा, उसी में हमारा टेलीफोन आएगा, उसी में हमारा पुलिसिंग आएगा, सब कुछ आ जाता है। तो ये योजनागत व्यय होता है, इससे हमको मल्टीप्लाइड फायदा होता है। और गैर योजनागत व्यय जैसा कि मैंने बताया, यह यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। रक्षा व्यय, पेंशन, महंगाई भत्ता, बाढ़ सुरक्षा, ओलावृष्टि, इसका जो खर्चा होता है भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता है। तो ये आपको मैंने आज एक्सपेंडिचर किस प्रकार से गवर्नमेंट करती है, इसके क्राइटेरिया बताए और किस प्रकार से वो इसको बांटती है कि ये किस प्रकार का खर्चा है, योजनागत खर्चा है कि गैर योजनागत खर्चा है, विकास का खर्चा है कि गैर विकास का खर्चा है। ये सारी चीज़ें आज आपको हमने बताई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।